अ वेरी गुड मॉर्निंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ के हम यूनिट 4th पर हैं, जिसमें हम ऑलरेडी कर चुके हैं मीनिंग, डेफिनेशंस ऑफ प्लानिंग एज वेल एज फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग एंड इम्पॉर्टेंसेस ऑफ प्लानिंग. टुडे वी आर गोइंग टू डू द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. Students, in our today's topic we are going to discuss limitations of planning. See, the very first one is time consuming. As I said, planning takes time. आप किसी भी चीज़ को प्लान करोगे तो उसके लिए भी तो आपको टाइम चाहिए ना. और प्लानिंग में सारे प्रोसीजर, सारे ब्लूप्रिंट्स जो हैं वो रेडी किए जाते हैं. तो ये जो सारे ब्लूप्रिंट्स, ये जो सारा पेपर वर्क होता है, इस सब में क्या लगेगा? टाइम लगेगा. तो दैट्स वाई वी से कि प्लानिंग का एक सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है. हमें हर छोटे से छोटे, माइन्यूट से माइन्यूट, छोटे से छोटे पार्ट को भी कंसीडर करना पड़ता है. कहीं किसी एक चीज़ को छोड़ देने से या किसी एक चीज़ को कंसीडर ना करने से हमारी कंपनी को क्या ना हो जाए, लॉस या रिस्क की चांसेस ना रह जाए. तो इसलिए हम छोटे से छोटे पार्ट को कंसीडर करना पड़ता है, और वो भी टाइम से पहले. तो इसके लिए प्रेडिक्शंस, अजम्पशंस, वो सारी चीज़ें हमें लगानी पड़ेगी. तो इसलिए प्लानिंग जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है. नेक्स्ट अप वी हैव इज कॉस्टली. सी, प्लानिंग में टाइम लगेगा तो मैनेजमेंट भी तो लगेगा, स्टाफ भी तो लगेगा, वर्किंग इंडिविजुअल्स भी तो लगेंगे, एम्प्लॉयज़. जब ये सब लोग इसके लिए काम करेंगे, जब ये सब एनालिस्ट वगैरह लग करके आपकी प्लानिंग्स या आपके स्टैंडर्ड सेट करने में लगे होंगे, तो उसके लिए क्या लगेगी? उनके लिए सैलरी भी लगेगी, उनके कमीशंस भी लगेंगे, उनके लिए आपको पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी देने पड़ेंगे. तो वो सब क्या है? वो सब कॉस्ट ही तो बढ़ाएंगे. आपकी कंपनी में ऑलरेडी वर्किंग के लिए आपको काफ़ी सारे एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं, कंपनी की ऑपरेटिंग कॉस्ट. लेकिन इसके अपार्ट आपको प्लान करने के लिए वो जो एग्जीक्यूशन है आपके प्रोडक्ट्स का या आपके वर्किंग का, उसे एग्जीक्यूट करने से पहले आपको जो सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ती है, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? बियर, कॉस्ट ही बियर करना पड़ेगा. इसीलिए कहते हैं कि प्लानिंग इज ऑल्सो कॉस्टली. नेक्स्ट वन इज रिजिड. सी, रिजिडिटी का क्या मतलब है? रिजिडिटी मीन्स स्टिफ, नॉट गोइंग टू मोल्ड ईजीली. जिसको बहुत ईजीली मॉड्यूल नहीं कर सकते, जिसको बहुत ईजीली बेंड नहीं कर सकते, या जिसे बहुत ईजीली ईजी चेंज नहीं कर सकते. काफ़ी स्टिफ होता है इसका चेंजेस करना. आपने कोई एक चीज़ को प्लान किया, प्लानिंग के टाइम पर ही आप क्या करते हो? प्लान ए बनाते हो. ए प्लान के फेल होने पर आप प्लान बी रखते हो. लेकिन प्लान ए फेल होता है तभी आप प्लान बी को एग्जीक्यूट करते हो. लेकिन आपका प्लान ए, सोचिए आप प्लान ए में 80% पार्ट पर आप आ गए हो, और 80% पार्ट को सक्सीड करने के बाद नाउ यू गुड टू रियलाइज कि आपका प्लान ए जो है फेलियर होने वाला है. तो उस टाइम पर क्या होगा? आप प्लान बी को एग्जीक्यूट कर पाओगे? टफ ना. तो अब वही चीज़ आपके पास में प्लान ए के लिए रह जाती है कि जो रिमेनिंग 20% जो रह गया प्लान ए के एग्जीक्यूशन में, उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाएगा, अनचेंजेबल हो जाएगा, ये यूँ कहें हार्ड टू चेंज हो जाएगा कि आप प्लान ए की जगह प्लान बी को ऑप्ट कर लो. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज गैप बिटवीन प्लान्स एंड अचीवमेंट. सी, वी ऑल नो कि हम जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं, हम प्लानिंग में जिन स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं, लेट्स टेक कि एवरी एम्प्लॉय शुड प्रोड्यूस मिनिमम 10 यूनिट्स. लेकिन जो हमारी एक्चुअल अचीवमेंट्स होती हैं, एक्चुअल जो रिजल्ट्स होते हैं, दे आर फार बेटर और वर्स्ट देन द एक्चुअल स्टैंडर्ड्स. से कुछ लोग होंगे जो अचीवमेंट्स में 8 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर पाएंगे, जबकि कुछ होंगे जो 9, 10 एंड 11, 12 तक प्रोड्यूस कर सकते हैं. सी, एवरी एम्प्लॉय हैज़ डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ एंड एबिलिटीज. सो अकॉर्डिंगली हम जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं, दीज स्टैंडर्ड्स और दीज प्लान्स आर मेड फॉर ऑल. हम सभी को एक जैसा सपोज करके करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे ह्यूमन एरर है, हमारे पास में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे भी हो सकते हैं वो परफॉर्म्स बिलो द लेवल, एंड फ्यू आर देयर जो हमारे लिए अबव द लेवल परफॉर्म करते हैं. सो अकॉर्डिंगली हमारे जो प्लान्स होते हैं और जो एक्चुअल अचीवमेंट्स होती हैं, एक्चुअल रिजल्ट्स होते हैं, उनके बीच में एक गैप होता है. दिस इज़ व्हाट वी कॉल कि हमने स्टैंडर्ड तो सेट किया था 10, लेकिन वो सभी के लिए. प्लान तो हम एक ही बनाते हैं ना, सबके लिए एक जैसा, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट्स या एक्चुअल अचीवमेंट्स जो है हमारी, उसमें क्या होता है? कुछ लोग तो उसमें लूपहोल ले आते हैं और कुछ लोग उसमें अचीवमेंट्स ले आते हैं, और वो भी एक्सीड करके. नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज प्रॉब्लम फॉर टेक्निकल स्टाफ. सी, हमारा जो प्लानिंग है, व्हाट वी डू इज, प्लानिंग में हमारे पास सारी की सारी चीज़ें किस में होती हैं? थियोरी में होती हैं. हम किसी भी चीज़ को
टेक्निकल या प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर नहीं सोचते हैं। तो जब हम किसी चीज़ के प्रैक्टिकल पार्ट को नहीं सोचेंगे तो हम उसे थ्योरी में कंसीडर करके उसके रिजल्ट्स के अटेन होने की एक्सपेक्टेशंस भी नहीं लगा पाएंगे। और यही एक प्रॉब्लम है जो हमारे टेक्निकल स्टाफ को प्लानिंग्स की वजह से फेस करनी पड़ती है, क्योंकि प्लानिंग में हम थ्योरीज रखते हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ माइंडेड नॉलेज होता है, हमें सिर्फ नॉलेज होता है कि क्या सारी चीज़ें हमें करवानी है हमारे एम्प्लॉयज़ से, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोसीड करके आगे देते हैं रिजल्ट अटेन करने के लिए, वो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने तो थ्योरी बना ली कि टेक्नोलॉजी नई आएगी और उस नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हर एम्प्लॉय 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेगा, लेकिन अब जो हमारे सेल्समैन हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, उन सब के लिए क्या हो गया? प्रॉब्लम हो गया। उन सुपरिटेंडेंट्स के लिए ये प्रॉब्लम हो गया कि वो 8, 9, 10, 11, 12 जो अलग अलग स्टैंडर्ड्स के साथ में अचीवमेंट रखने वाले लोग हैं, जो टेक्निकल स्टाफ में अलग अलग सेम मशीनरी के ऊपर अलग अलग आउटपुट्स दे रहे हैं, उनको वो एक साथ 10 तक कैसे लेके आए? सो दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ टेक्निकल स्टाफ। ऑल्सो देयर इज अनदर एस्पेक्ट इन दिस पॉइंट इज कि आप जो प्लानिंग करते हो उसमें सारा थ्योरी पार्ट होता है, दैट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम थ्योरी में मान के चलते हैं, उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी डिफ़िकल्टी ले आता है। तो इसीलिए हमारा जो टेक्निकल स्टाफ है दैट समटाइम्स डजंट एग्री विद द प्लानिंग। नेक्स्ट अप वी हैव इज रेसिस्टेंस टू चेंज। सी, मैंने आपसे कहा कि प्लानिंग में हम रिजिड हो जाते हैं। जो मैंने रिजिड वर्ड बोला था दैट मीन्स द सेम, कि हम उसमें चेंजेस किसी सर्टेन पॉइंट के बाद तक तो चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट अगर मैं 80% तक उसी प्रोसीड को कर चुकी हूँ, उसके बाद इसमें चेंजेस कर पाना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया। तो रेसिस्टेंस टू चेंज यानी सपोज कीजिए कि मैंने अपने साल के शुरू में बहुत सारा पैसा, बहुत सारा टाइम लगा करके प्लानिंग की, लेकिन मिडल सेशन में आने के बाद मुझे पता लगा कि टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो गई है, और उस चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से मुझे मेरा पूरा का पूरा लॉट या तो कैंसिल करना पड़ेगा, या फिर मुझे फिर से एक नई टेक्नोलॉजी को परचेज करके और फिर प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब मैं नई टेक्नोलॉजी को अगर परचेज करती हूँ तो जो मेरी प्लानिंग थी उसके लिए क्या हो गया, मैं चेंज करना पड़ेगा। अब ये प्लानिंग जो पुरानी प्लानिंग है वो सारी की सारी बेकार हो गई। मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, न्यू प्लानिंग्स को इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, न्यू प्लानिंग्स को सेट करना पड़ेगा। और ये जो न्यू प्लानिंग्स है इट वुड अगेन कॉस्ट द सेम, अगेन टेक टाइम, और इसी वजह से मेरी प्लानिंग जो है वो मुझे डिले की तरफ ले जाती है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव स्टूडेंट इज पेपर वर्क। सी, प्लानिंग में बहुत सारा पेपर वर्क होता है, ब्लूप्रिंट्स होते हैं, बहुत सारे आपको ऑफिशियल ऑर्डर्स, आपको ऑफिशियल परमिशंस लेनी होती हैं कि क्या हम ये करें, क्या हम ये ना करें, क्या सब ये चीज़ें एप्लीकेबल होंगी, क्या हमारे टेक्नोलॉजी के अंदर अप डाउन क्या रहेगा, हमारे शेयर मार्केट में क्या अप डाउन होने वाला है। उन सब चीज़ों के साथ हमें पेपर वर्क लेके चलना पड़ता है। इसीलिए प्लानिंग जो है कंप्लीट एक ब्लूप्रिंट होता है, कंप्लीट एक पेपर्ड फॉर्म में लिखी हुई चीज़ें होती हैं जिनको देख करके आप क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो कि आप नेक्स्ट क्या कर सकते हो, इसके अलावा और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। सो प्लानिंग इंक्लूड्स लॉट ऑफ पेपर वर्क। नेक्स्ट इज कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। सी, आप जब चीज़ों को प्लान करते हो, जब आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली अज्यूम करना शुरू करते हो, सी मैं आप लोगों से एज ए कॉमन पूछती हूँ, जब आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग अज्यूम करना शुरू कर देते हो, जब आप समझते हो कि मेरी चीज़ें जो मैं काम कर रही हूँ उसके अंदर मुझे सक्सीडेड रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जब रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो क्या होते हो आप, फ्रस्ट्रेटेड होते हो, टेंशन होती है। इन सब से ऊपर आप क्या सोचने लगते हो कि दोबारा कभी प्लानिंग करेंगे ही नहीं, दोबारा कभी सक्सीड कर ही नहीं पाएंगे, कभी हमारे गोल्स अचीव होंगे ही नहीं, हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। और वो जो डीमोटिवेशन है वो हमें दोबारा क्या नहीं करने देगा, हमें आगे अचीवमेंट्स की तरफ सक्सीड नहीं करने देगा। इसीलिए मैंने कहा कि कॉजेज
फ्रस्ट्रेशन। आपकी जो प्लानिंग है इसकी वजह से आप कुछ अजम्पशंस, कुछ चीज़ों को अज्यूम, प्रिटेंड करना स्टार्ट कर देते हो कि मैं सक्सीड कर चुका हूँ, लेकिन वो सारी सक्सेशन जब आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो आप क्या करने लग जाते हो, टेंशन में आना शुरू कर देते हो और फ्रस्ट्रेशन, आपके गोल्स अचीव नहीं होते, आप डीमोटिवेटेड हो जाते हो। तो यही हाल प्लानिंग के साथ है कि जब बिजनेस हाउसेज प्लानिंग करते हैं तो अपने लिए 8 करोड़ 800 करोड़ का प्रॉफिट अटेनमेंट का टारगेट लेके चलते हैं, लेकिन जब वही प्लानिंग को वो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन पे आते हैं तो स्टैंडर्ड्स के साथ में मैच नहीं हो पाते हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स। तो इसी की वजह से मैनेजमेंट क्या करना स्टार्ट करती है, फ्रस्ट्रेट करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि प्लानिंग में जो हमने सब दिखाया कि भैया इतने इतने सारे पैसे हम कमाने वाले हैं इस बिजनेस से, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट्स पे आए तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ। नेक्स्ट इज डेंजर ऑफ ओवर टारगेटिंग एंड अंडर टारगेटिंग। सी, ओवर टारगेटिंग एंड अंडर टारगेटिंग क्या है? ओवर टारगेटिंग का मतलब है कि मैंने डिसाइड किया कि मेरा 800 CR का 800 करोड़ का प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है, तो मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को इसी हिसाब से काम करने में लगा दिया। अब एम्प्लॉयज़ इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो गए, मेरे लिए ये डेंजर हो गया। मैंने अंडर टारगेट कर लिया, मैंने सोचा कि मेरा जो प्रॉफिट है वो 300 करोड़ का ही होने वाला है, तो मैंने एम्प्लॉयज़ के अंदर से लीनियंसीज हटा दी। मैंने एम्प्लॉयज़ को परफॉर्मेंस को कोई बात नहीं, कम आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो प्रॉफिट इतना ही होना है, मैं उसी हिसाब से सोचने लग गई। अब मैं इसी हिसाब से सोच रही हूँ तो मेरे एम्प्लॉयज़ भी कम परफॉर्म कर रहे हैं, अंडर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो इसकी वजह से भी मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉस बियर करना पड़ेगा। जितनी मेरी एम्प्लॉयज़ की कैपेसिटी है वो उतना भी काम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो भी मेरे लिए क्या है, प्रॉब्लम ही है। जितना मैंने सोचा उतना मेरे एम्प्लॉयज़ परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, वो टारगेट उनके लिए ओवर है, अबव द स्टैंडर्ड्स है, वो उसे अचीव ही नहीं कर सकते, तो वो भी मेरे लिए क्या है, मेरे एम्प्लॉयज़ के लिए फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। सो कभी कभी प्लानिंग में हम ओवर टारगेटिंग या अंडर टारगेटिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी फर्म के ऑब्जेक्टिव्स जो अचीव होने होते हैं, जो एक्चुअल रिजल्ट्स आने होते हैं, जो एक्चुअल फीडबैक्स हमें मिलने वाला होता है, वो हमें नहीं मिल पाता है। हमें या तो उसके लिए फ्रस्ट्रेशन हो जाती है क्योंकि हमने ओवर प्लानिंग कर ली थी, एक्सीड करके रिजल्ट्स डिसाइड कर लिए थे, और अगर हमने अंडर किया है तो हमारे जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं हमें वो नहीं मिल पाते। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज डेंजर ऑफ ह्यूमन एरर। सी, ह्यूमन एरर क्या है? ह्यूमन बींग्स है, सभी ह्यूमन बींग्स के लिए एरर, ओमिशन, मिस्टेक होती है नहीं होती है, सब करते हैं। तो प्लानिंग कौन करता है? प्लानिंग भी तो ह्यूमंस ही करते हैं। जब प्लानिंग ह्यूमंस करते हैं तो उसको प्लान करते टाइम भी तो कोई गलती हो सकती है ना, कोई चीज़ हमने अंडरस्टैंडिंग में ना ली हो, कोई पॉइंट ऐसा रहा हो जिसको हम कंसीडर करना भूल गए हों, कोई ऐसी चीज़ें रही हों जिनको हमने प्लानिंग में तो इंक्लूड कर लिया लेकिन एक्चुअल रिजल्ट्स के टाइम पर उनको एग्जीक्यूट करना भूल गए, तो ये ह्यूमन एरर जो है वो भी हमारे लिए एक डेंजर बनी रहती है। जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमारे पास से कुछ चीज़ें हैं जो ओमिशन की तरह छूट जाती हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम कंसीडर ही नहीं कर पाते, जिनके बारे में हम सोचना ही भूल जाते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी में भी कुछ एडवांसमेंट आ सकती है, कभी कंपनी के साथ भी शेयर्स, इंडिविजुअल हमारी कंपनी के शेयर्स भी गिर सकते हैं, कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कंपनी के साथ साथ कोई राइवल फर्म भी मार्केट में एंटर कर जाएगी, तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, हम उन सब पॉइंट्स को कंसीडर ही ना करें, तो वो क्या हो गया, ह्यूमन एरर हो गया। नेक्स्ट इज इंटर डिपार्टमेंटल राइवलरीज। सी, मैंने जब प्लानिंग किया था तो मैंने ये माना था कि मेरे सारे के सारे डिपार्टमेंट्स क्या हैं, एक दूसरे से फ्रेंडली हैं, एक दूसरे के हेल्प करते हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, ठीक है। लेकिन जब मैंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, जब मैंने प्लानिंग को फाइनल एग्जीक्यूशन में लिया, तो मैंने देखा कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहा है और दूसरा डिपार्टमेंट पहले वाले डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहा है। ये एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम ही खेल रहे हैं, एक दूसरे के राइवलरीज हो गए। क्यों? क्योंकि काम टाइम पे पूरा हुआ नहीं, और ये इनको बोल रहे हैं कि आपने गलती की, ये इन्हें बोल रहे हैं कि आपने गलती की। परचेज डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट को बोल रहा है कि तुमने ठीक से नहीं बेचा, सेल्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि तुम्हारे प्रोडक्ट की क्वालिटी ही इंफीरियर थी इसीलिए नहीं बिका। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल कि आपके डिपार्टमेंट्स में ही क्या हो जाते हैं, राइवलरीज, झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, और वो जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के झगड़े शुरू होते हैं उसकी वजह से आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाते हैं। और वो ऑब्जेक्टिव्स क्यों अचीव नहीं हुए? क्योंकि हमने प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव्स कुछ ज़्यादा ही हार्ड स्टैंडर्ड्स के ले लिए थे, कुछ ज़्यादा ही हाई ले लिए थे, और उन हाई स्टैंडर्ड्स को अचीव करना सबके बस की बात नहीं है। तो वो जब अचीव नहीं होंगे तो मैनेजमेंट फ्रस्ट्रेट होगी, और मैनेजमेंट के फ्रस्ट्रेशन से एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ में क्या करेंगे, अपनी आर्ग्यूमेंट्स रखेंगे। We have completed our topic, that's limitations of planning.